सपा में फिर सामने आया सुलह का फॉर्मूला। शिवपाल से मुलाकात के बाद मुलायम सिंह से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोनों गए साथ। सपा में सुबह के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बैठकों का दौर अभी जारी। मुलायम ने दिया शिवपाल का साथ, अमर का किया जमकर गुणगान, अखिलेश को फटकारा। सपा में मचे सियासी संग्राम के बीच शिवपाल पर भड़के रामगोपाल यादव, कहा जनता के बीच मेरे खिलाफ बोलेंगे शिवपाल और अमर सिंह तो लोग सिखाएंगे सबक। मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर दिलवाऊंगा मैं अखिलेश को। मुलायम सिंह यादव से मिलने से किया इनकार। सपा परिवार में लगी आग के केंद्र में है अमर सिंह। सीएम अखिलेश के तेवर अमर सिंह को लेकर तल्ख, परिवार में अनबन के लिए ठहराया जिम्मेदार। शिवपाल ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा कई लोग अमर सिंह के पैरों की धूल के बराबर नहीं। इस बीच अमर सिंह की बढ़ रही हैं मुश्किलें। कभी एक दूसरे के विरोधी रहे समाजवादी पार्टी के दो बड़े मुस्लिम चेहरे अबू आजमी और आजम खान अब अमर सिंह के खिलाफ एक साथ खड़े हुए। अबू आजमी ने की पार्टी से अमर को निकालने की मांग, तो आजम ने अमर को बताया विवाद का जड़। महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपा और बसपा पर तीखा वार, कहा यूपी में एक पार्टी को परिवार तो दूसरी को कुर्सी की है चिंता। मौका मिला तो 10 साल में उत्तर प्रदेश को बनाएंगे हम उत्तम प्रदेश। ट्रिपल तलाक को हिंदू मुस्लिम मुद्दा न बनाने की प्रधानमंत्री ने की जनता से अपील। टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री की चेयरमैन पद छीना। रतन टाटा को 4 महीने के लिए बनाया गया अंतरिम चेयरमैन। नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए कमेटी का हुआ गठन, 4 महीने में करना होगा नियुक्ति। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं राजश्री आपके सामने। देश की बात में आज हम देखेंगे सबसे बड़े ड्रामे को, समाजवादी पार्टी में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे का सच हम आपको बताएंगे। क्या पार्टी को टूट से बचा पाएंगे मुलायम, ये हम आपके सामने रखेंगे। और गले मिलने से क्या मिल पाएंगे दिल भी, ये भी हम आपको बताएंगे। तीखी झड़प के बाद अखिलेश से मिलने क्यों पहुंचे शिवपाल और अब अखिलेश और शिवपाल क्यों गए हैं मुलायम सिंह यादव के पास, क्या है फॉर्मूला, ये भी हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर किस फॉर्मूले पर तमाम बड़े नेता हो गए हैं राजी। धमकी के जरिए क्या कहना चाहते हैं रामगोपाल यादव, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपके सामने रखेंगे कि अमर सिंह को लेकर आखिर सपा में इतना बवाल क्यों है और क्या वजह है कि अमर सिंह को नहीं छोड़ पाएंगे मुलायम सिंह यादव। नरेंद्र मोदी ने भी सपा पर क्यों किया है कटाक्ष और ट्रिपल तलाक पर बीजेपी की अब रणनीति क्या होगी। क्यों साइरस मिस्त्री का टाटा समूह से छुट्टी हुई है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही अमेरिकी चुनाव में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर हमारा खास अपडेट आपके सामने होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, देश की बात की। सपा में मचे सियासी संग्राम के बीच शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक साथ मुलायम सिंह यादव के आवास की ओर बढ़े हैं। थोड़ी देर की बैठक के बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। सपा में सुलह के फॉर्मूले को लेकर तीनों नेताओं में बातचीत होगी। जैसा कि एपीएन आपको लगातार बता रहा है कि कल जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से बात की थी और आज सुबह से जब उन्होंने 3 बार अखिलेश यादव से फोन पर बात की, तब भी फॉर्मूले पर बात हुई थी। कुछ जो उपाय है वो सुझाया था अखिलेश यादव ने और कुछ शिवपाल यादव ने। अब दोनों को मिलाकर एक नए फॉर्मूले का इजाद हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जैसा कि एपीएन ने आपको बताया था कि फॉर्मूला नंबर 2 ये था कि पार्टी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल देखेंगे और मुख्यमंत्री का पद और सरकार अखिलेश यादव देखेंगे। इसी फॉर्मूले पर समझौता हुआ है और अब इसकी औपचारिक घोषणा मुलायम सिंह यादव से कराने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अब तो कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे हैं और इस वक्त मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात चल रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी देर बाद जब निकलेंगे तो सुलह का कोई फॉर्मूला आएगा जिस पर सबकी रजामंदी होगी। कुछ देर पहले यहाँ आने से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर शिवपाल यादव खुद गए थे और
दोनों नेताओं की अकेले में बातचीत हुई है। जी। अब जो अंदर की खबर है वो ये बताया जा रहा है कि बाहरी नेताओं की दखलंदाजी बंद होगी और जो मुलायम सिंह यादव है वो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, इन तीन लोगों के बीच में बैठकर बातचीत होगी और जो आवाज है, जो एक दूसरे से परेशानियां हैं, तो बैठ कर सुलझाई जाएंगी। और यही इस वक्त मुलायम सिंह यादव के आवाज पर चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक जो समस्या है, जो परेशानी है, जो एक दूसरे से शिकायतें हैं, वो दूर कर ली जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और जो हमारे सूत्र है एपीएन की जो खबर है वो खबर ये भी है कि दोनों ही जो नेता है वो एक नए फॉर्मूले के साथ पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव के पास, सपा सुप्रीमो के पास। और ये फॉर्मूला ये है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने रहेंगे, जैसा कि घोषणा मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था। और उन्हें किसी भी तरह के कोई दखल अन्य नेता नहीं करेंगे उनकी सरकार चलाने में। और ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव पार्टी के राजकाज में, पार्टी के कामकाज में किसी तरह का कोई दखल नहीं करेंगे। साथ ही बाहरियों का जो बाहरी जिसका सीधा आप समझ सकते हैं निशाना अमर सिंह पर है, इन तमाम नेताओं को पार्टी के तमाम कामकाज से और परिवार के तमाम कामकाज से बाहर ही रखा जाएगा। यानी कि अमर सिंह को भी अब दरकिनार किया जा सकता है, सम्मान मिलेगा, अधिकार नहीं। तो चलिए आज दिन भर ये पूरा ड्रामा किस तरह से रहा, समाजवादी पार्टी का घमासान आज अपने चरम पर कैसे पहुंचा, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की महाबैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव और पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन इस बैठक में चाचा भतीजे की भाषण से एक चीज तो आज साफ हो गई थी अब तक कि दोनों के बीच की दरार न तो पटी है और न ही पटने के आसार हैं, चाहे वो जितने भी गले मिल लें, चाहे वो जितनी भी बैठकें कर लें। इन 3 तस्वीरों में साफ है कि पार्टी के लिए ये बैठक कितनी अहम थी। विधायकों और पदाधिकारियों के सामने सबसे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी और बैठक में मौजूद लोगों के मुताबिक अखिलेश यादव अपनी बात कहते कहते भावुक हो गए और रो भी पड़े। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को अपना गुरु बताया। उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव के इन आरोपों को गलत बताया कि वो नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी बनेगी, मैंने कहा मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा। लोग कहने लगे कि मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नेताजी आपकी पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है। अगर मुझे लगता है कोई साजिश कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है तो कम से कम मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति जी और तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि स्थापना दिवस बनने जा रहा है और आप ही ने आशीर्वाद दिया था कि क्रांति रथ भी चलेगा, जो हमने रथ बनवाया था, और रथ भी चले और स्थापना भी है, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कोई और अच्छा काम नहीं हो सकता। अखिलेश के बाद जब शिवपाल की बारी आई तो उन्होंने भतीजे पर जमकर प्रहार किए। ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। नई पार्टी बनाने की बात पर बेटे की कसम तक खाने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि 2003 में अमर सिंह की मदद से ही मुलायम सिंह की सरकार बनी थी और पार्टी में मुख्तार अंसारी और अमर सिंह का विरोध किए जाने पर उन्होंने अखिलेश पर तीर चलाए। 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी, कैसे सरकार बनी थी, याद करो, याद करो किसने सरकार बनाई। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने सरकार बनाने में सहयोग किया था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बाद महाबैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भाई शिवपाल और दोस्त अमर सिंह के साथ और बेटे के खिलाफ खड़े दिखे। उन्होंने शिवपाल यादव और अमर सिंह का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवपाल और अमर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा कि अमर सिंह ने कई बार मेरी लाज बचाई और इसलिए अमर सिंह को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुलायम ने इशारों इशारों में अखिलेश को नसीहत भी दी। नौजवानों को सम्मान मैंने दिया है, किसी ने किया। हमने बड़े बड़े पदों पर हमने निकाला, ये संगठन नौजवानों को मैंने बनाया, संविधान में बदलाव किया, नौजवान आएगा, ये मैंने किया। पार्टी में टूट को बचाने के लिए मुलायम सिंह के सामने 3 फॉर्मूले हैं।
पहला ये कि मुलायम सिंह अखिलेश को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएं और सरकार और पार्टी चलाएं। दूसरा ये कि सरकार और पार्टी को अलग अलग कर दिया जाए और सरकार का जिम्मा पूरी तरह से अखिलेश का हो और पार्टी शिवपाल का। तीसरा ये कि सरकार इस्तीफा दे दे और नए चुनाव की सिफारिश की जाए। लेकिन महाबैठक खत्म होते होते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मंच पर विधायक आशु मलिक की अभद्रता और नाराज अखिलेश के बैठक छोड़ते वक्त हुई धक्का मुक्की ने साफ कर दिया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। उधर लोहिया पार्क में रजत जयंती समारोह के लिए लगे अखिलेश यादव के पोस्टरों पर सफेदी किए जाने की तस्वीरें इस आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN लखनऊ। देखिए ये झूठ है। तो गुलजार ने लिखा है कि जिसकी आवाज में हो सिलवट, हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े जोड़ा नहीं करते। लेकिन सपा सुप्रीमो ऐसी सिलवटदार आवाजों और शिकन भरी निगाहों को जोड़ने की नाकाम कोशिश दिन भर आज करते रहे और ये कोशिश करते करते खुद भी इस नाटक का किरदार बन गए और परिवार के प्रेम के धागे को और उलझा गए। हालांकि इस धागे को अब तक सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं और लगातार बैठकों का दौर, मीटिंगों का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं देश की बात में। मेरे साथ गोविंद पंत राजू जी जुड़ रहे हैं, संपादकीय सलाहकार APN न्यूज के। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी मेरे साथ देश की बात के सफर में जुड़ने के लिए। और ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार मुझसे जुड़ रहे हैं इस पूरे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। गोविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह का आज पूरा नाटक हमने देखा है, इस नाटक पे आपकी क्या एक प्रतिक्रिया? पहले वो, उसके बाद फिर कोई और सवाल। देखिए, आज का जो नाटक है वो एक तरह से अब तक जो बात पर्दे में थी उसको बेपर्दा करने का नाटक है। अब तक जो चीज बहुत एक तरह से छिपे हुए ढंग से बाहर आती थी, जिसमें परिवार का कौन नेता किसके प्रति कितना सम्मान रखता है और कितना उसके प्रति उसके मन में जहर भरा है, ये बात बहुत सार्वजनिक नहीं होती थी जी। लेकिन आज जिस तरह से ये सब कुछ एक तरह से मीडिया के सामने भी आया और सारे कार्यकर्ताओं और जो वहां उत्साही भीड़ पार्टी से जुड़े लोगों की थी उसके सामने आया, उसने ये बात साफ कर दी कि पार्टी में मुलायम सिंह यादव भले ही ये कहते रहे कि मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों में कभी कोई कटुता नहीं रही, सब एक हैं, लेकिन वस्तुतः पार्टी के अंदर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष और अपने को स्थापित करने का संघर्ष इतना जबरदस्त तरह से वो पैठ बना चुका है कि वो लोगों के मन एक दूसरे के प्रति विष से भरे हैं। और उसमें चाहे पिता और पुत्र का रिश्ता हो, चाहे पुत्र और पिता का रिश्ता हो, चाहे चाचा और भतीजे का रिश्ता हो, वो सारे रिश्ते, उनका जो एक तरह की जो गोपनीयता थी वो आज बिल्कुल बेपर्दा हुई है। राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो तो बहुत पहले उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम लोग जानते, समझते, देखते आए हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अंदर तक जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है उसको बेपर्दा इसने किया है। जी ब्रजेश, जैसा कि बताया गोविंद जी ने कि किस तरह से आज बिल्कुल बेपर्दा हो गई है समाजवादी पार्टी, लेकिन इसकी क्या मुख्य वजह आप ये नहीं समझते कि इसकी मुख्य वजह शिवपाल यादव है? जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की आज और जिस तरह से वो लगातार अखिलेश पर हमले करते रहे, इससे बिल्कुल साफ हुआ। अखिलेश का आप भाषण अगर सुने तो वो फिर भी एक सीमा में थे, लेकिन शिवपाल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री को बोला, वो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सीमाएं लांघ गए थे। राशि जी, जो स्थितियां पैदा हो गई हैं समाजवादी पार्टी में जी, उसमें कटुता इतनी ज्यादा है कि शब्दों के बांध टूट जाते हैं। आप बाहर का नजारा देख लीजिए, वहां मारपीट हो रही थी, कौन लोग लड़ रहे थे? ये कोई एक विपक्षी दल नहीं थे, वो लोग आपस के ही समाजवादी सब अपने को बताने वाले लोग थे और आपस में लड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। आप कल्पना कर सकती है कि किसी पार्टी की बैठक में, विधायकों सांसद बैठक में किसी के बोलने पे नारा लगाया जाए, ये तो सब एक आश्चर्यजनक है जी। और यही कारण है कि ये आपसी जो कटुता इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो समर्थक हैं,
जो चाटुकारिता करके ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, किस हद तक जाएंगे? और इन्हें जी। कौन बढ़ा रहा है? जी ये अपने अपने नेताओं की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं। इसे उनके हौसले बुलंद हैं। वो जानते हैं कि मैं कुछ भी करूं, मेरे जो जिसकी छत्र छाया मैं रह रहा हूं, वो कोई कुछ नहीं करने वाला, वो मेरे ऊपर ही हाथ रखेगा। जी अनुशासन है नहीं है। बिल्कुल। तो जब इस सारी चीजें टूट जाती हैं, जी, तो जब फिर जो आज हुआ है वही होना था। जी, और बिल्कुल। आगे भी इस तरह होगा यदि नहीं अनुशासन रखा गया तो। जी, जब आदर्श ही नहीं होगा तो समर्थक आखिर किसका अनुकरण करेंगे? एक बड़ी बात कही है आपने विजय जी। चलिए हम दूसरी एक और खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज बेहद अहम रही, इसी ड्रामे से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह की एक बानगी जिससे लोकतंत्र का माहौल उठता दिखा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने ही नेता की सरेआम तौहीन की, और वह भी शर्मनाक तरीके से। मुख्यमंत्री की तौहीन हुई और फिर लोकतंत्र का मजाक भी खूब उड़ा। सार्वजनिक मंच पर जो तमाशा किया गया वह समाजवाद की दुहाई देने वाले नेताओं पर सवालिया निशान लगाता है। ये नजारा उस समय देखने को मिला जब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में सपा के बड़े नेता मंच पर ही एक दूसरे से भिड़ गए, और तो और पार्टी के एक छुटभैया नेता ने तो मुख्यमंत्री को धक्का तक दे दिया। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की तलखी साफ नजर आ रही थी। वहीं पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव भी कहां चूकने वाले थे, वह भी खुलकर अखिलेश के ऊपर बरसे। देखते हैं आज की सपा बैठक की कुछ ऐसी तस्वीरें जो अपने आप में सब कुछ खुद ब खुद बयां करेंगी और लोकतंत्र का मजाक उड़ाती रहेंगी जब जब सामने आएंगी। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे। मुख्यमंत्री यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की ऐसी दुर्दशा शायद ही किसी ने सोची या देखी होगी। खुद को राम मनोहर लोहिया और समाजवाद के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी के नेता इस तरह अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के सामने कुछ ऐसे भिड़ेंगे और अपना तमाशा बनाएंगे, देखकर हैरानी होती है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मंच पर माइक छीन रहे हैं उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। और ये सब कुछ हो रहा है पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने। दरअसल अखिलेश यादव एक अखबार में छपी खबर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें मुलायम सिंह को मुगल शहंशाह, शाहजहां और अखिलेश को औरंगजेब बताया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे। सभी को मालूम है कि तख्त की खातिर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था। अखिलेश ने इस खबर को छपवाने के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार बताया, लेकिन इससे पहले कि अखिलेश अपनी बात पूरी कर पाते, शिवपाल ने मंच पर पहुंचकर उनसे माइक छीन लिया और कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और इसकी एक बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुलायम सिंह यादव मंच पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे जब शिवपाल यादव ने वहां पहुंचकर सैफई से जुड़ी किसी घटना का जिक्र किया, जिस पर तमतमाते हुए अखिलेश भी मंच पर भागते हुए पहुंच गए। आखिरकार मुलायम ने चाचा भतीजे का बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया और वापस अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठने को कहा। सैफई में हुआ था और मुझे याद है ऐसा काम किसने किया। मंच पर कई बार वार तकरार की घटनाएं हुई तो खुद ब खुद पार्टी की अंतर्कलह या यूं कहें पार्टी की ताजा स्थिति को बयां कर रही हैं। मुझे याद है ऐसा काम किसने किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मुलायम सिंह खुद को रोक नहीं पाए और अखिलेश पर बरस पड़े। हमारे खिलाफ आलोचना किसी ने की। इससे पहले मुलायम ने जहां अपने सगे भाई शिवपाल यादव का जमकर बचाव किया, वहीं अमर सिंह को अपना भाई बताया। इन हालातों में क्या एक दूसरे के गले मिलने से दिल भी मिल जाएंगे? ये अपने आप में एक मुंह चिढ़ाता हुआ सवाल है। मुझे याद है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। मुझे याद है ऐसा काम किसने किया।
तो माइक ये छीना झपटी, मुख्यमंत्री से धक्का मुक्की और बड़े नेताओं की ये तू मैं हमको और आपको जरूर चौंका रही होगी, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को इन तस्वीरों की आदत है। खासकर मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह की विरासत को 1989 में जब उनके बेटे अजीत सिंह को धकिया कर छीना था, तब भी शायद ऐसी ही तस्वीर थी, बस किरदार अलग थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वंशवाद के विरोध में उभरने वाली यह पार्टी लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाकर किस दिशा में जाना चाहती है, और यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से आज संविधान का एक तरह से मजाक उड़ा है, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, और मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से बिहेव किया गया, जिस तरह से व्यवहार किया गया, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि अब इस पार्टी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और जनता सब कुछ देख रही है? राजश्री जी, जिस तरह की समाजवादी पार्टी में आज स्थितियां हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी सारी राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दिशाओं को भूलकर सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों की पार्टी और जातिगत स्वार्थों की पार्टी बन के रह गई है, उसमें जो हुआ है ये कोई बड़ा आश्चर्यजनक नहीं। जो मुख्यमंत्री की गरिमा के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ, जो हमने तस्वीरों में दिखाया, वो एक पक्ष है। लेकिन आप मुख्यमंत्री के बयान को जरा ध्यान उस पर दें। जब वो अखिलेश यादव ये कहते हैं गायत्री प्रजापति के बारे में कि नेताजी ने कहा तुम मुख्यमंत्री हो, तुम बचा सकते हो, तो मैंने कहा हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं बचाऊंगा। तो ये क्या साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक भ्रष्ट मंत्री पर उसको बचाने का आदेश पार्टी के सुप्रीमो देते हैं, और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं बचाऊंगा, मैं आपका आदेश मानूंगा, तो ये क्या संविधान का खुलेआम मखौल नहीं है? क्या ये उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं है? उत्तर प्रदेश में अगर सरकार इसी तरह के काम कर रही है, एक चाचा आरोप लगाते हैं कि आपके उधर के लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, भ्रष्टाचार किया, यानी कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, करोड़ों रुपए कमा रहे थे, तो ये सब निसंदेह बिल्कुल लोकतंत्र का मखौल है। और समाजवादी पार्टी ने सारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उनको ताक पर रख दिया है। और जिस तरह की स्थितियां हैं आज, उसका थोड़ा सार्वजनिक प्रकटीकरण हुआ है, जब मुख्यमंत्री को भी ये बताने की कोशिश की गई कि आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई हस्ती नहीं है, आप इस समाजवादी पार्टी के एक मोहरे हो, और हम सब के बीच जो बंदरबाट है उसमें आप अपनी भूमिका को अपने हद तक सीमित रखो। अगर आप बढ़ने की कोशिश करोगे तो हम आपसे ज्यादा बढ़े हैं और हम आपको किसी भी हद तक जाकर चुप कराएंगे। तो निश्चित तौर पर संविधान का मजाक है, संवैधानिक मर्यादाओं का मजाक है और लोकतंत्र का मजाक है। जी ब्रजेश जी, जैसा कि साफ हो रहा है इन तस्वीरों में कि ये संविधान का मजाक है और संवैधानिक जो हमारे मूल्य हैं उनका मजाक है। बात एक किसी शख्स के अपमान की नहीं है, बात एक संवैधानिक पद के अपमान की है। लेकिन आप इस पूरी तस्वीर में देखें, आप सबसे बड़ी गलती किसकी मानेंगे? ये गलती मुलायम सिंह की है, शिवपाल की है, या अखिलेश की है? देखिए राजश्री जी, ये मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे थे जी। वो बता रहे थे कि कैसे उनको औरंगजेब लिखा गया, और वास्तव में आहत करने वाली बात है जी। कोई भी बेटा को यदि औरंगजेब कह देंगे तो यही है कि वो बाप को कैद खाने में रखता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो उससे वो आहत थे। वो कह रहे थे अपनी बात, उनकी बात सुनी जा सकती थी, बात को जवाब भी दिया जा सकता था जी। उससे बड़ी बात यह है कि वो कोई शिवपाल यादव पर आरोप नहीं लगा रहे थे, वो एक आंसू मलिक हैं, उनकी बात कर रहे थे, और अमर सिंह पर आरोप लगा रहे थे कि उनके इशारे पे सब हुआ है। कितनी ज्यादा बेचैनी है अपने चाटुकारों को बचाने की कि बीच में ही माइक छीन लिया। अरे वो अपनी बात कह लेते, तब आप अपनी बात कहते जाके कि नहीं इसमें ये सत्य नहीं है, ये असली घटना ये है। लेकिन आप देखिए कि किस ढंग से बीच में ही, क्या यदि वो अपनी बात कह देते क्या चला जाता जी। एक कोई वो तो नहीं कर रहे थे बिल्कुल कि बिल्कुल मुकदमा वहां चल रहा था, वो अपनी बात कह रहे थे, अपने पिता के सामने अपनी बात कह रहे थे जी। तो बेहद गलत तरीका है जी। और इसी से अखिलेश बहुत आहत हुए हैं। जो आज की सुबह घटना, आज जो पंचायत हो रही इसका मेन वही है जी। लेकिन उसके बाद और भी हुई है, मारपीट हुई है वहां पर,
आंसू मलिक दूसरा आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारी मर्यादाएं तार तार हुई हैं और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को नहीं रोकना चाहिए था। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, कहने देना चाहिए, बात को आप सफाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश जी। और पूरे इस बहस में जब देखा जाए तो एक व्यक्ति केंद्र में था और वो था अमर सिंह। यदुकुल के इस महाभारत में अखिलेश समर्थक उन्हें अभिमन्यु बता रहे हैं तो अमर सिंह को शकुनी समझा जा रहा है। संकट मोचक की भूमिका के दम पर अमर सिंह ने अपनी समाजवादी पार्टी के साथ साथ आधुनिक भारत की राजनीति में सभी पार्टियों को अपनी अहमियत का एहसास जब तब किसी न किसी तरह से कराते रहे। आखिर क्या वजह है कि मुलायम जो है खुले दिल से खुलेआम अमर सिंह के बचाव में खड़े हो गए और कहा कि अमर ने ही कई मौकों पर उनकी लाज बचाई है। आइए देखते हैं कि आखिर अमर सिंह के पास नेताजी के ऐसे कौन से राज हैं जिसकी वजह से वो अपने बेटे के दुश्मन हो गए हैं, पराये को दोस्त मानने लगे हैं और अमर सिंह को पार्टी से ऊपर रखने लगे हैं। आज के दौर की राजनीति का दूसरा नाम है अमर सिंह। अब तो हर पार्टी में अमर सिंह पैदा होने लगे हैं। अमर सिंह संकट मोचक की राजनीति करते हैं। हर मर्ज की एक दवा है अमर सिंह। हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, नौकरशाही, न्यायपालिका, हर जगह दखल रखने की हैसियत का नाम है अमर सिंह। चाहे निजी मामला हो, सियासी हो या तिजारती, अमर सिंह अगर दोस्त हैं तो बेफिक्र रहिए। किस शख्स को किस वक्त क्या जरूरत है, अमर से बेहतर कोई नहीं जानता। यह अलग बात है कि इस एहसान की भारी कीमत मुलायम सिंह यादव को अदा करनी पड़ रही है। सरपई में हुआ था और मुझे याद है ऐसा काम किसने किया। ये अमर सिंह ही हैं जिन्होंने साइकिल से समाजवाद का प्रचार करने वाले मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को आधुनिक और चमक दमक वाली पार्टी बनाया। सपा को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करने का सपना दिखाया। न्यूक्लियर डील के वक्त मनमोहन सरकार को समर्थन देने के लिए नेताजी को तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक बदले में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की शर्त भी यूपीए सरकार को माननी पड़ी। आलम यह था कि एक वक्त खुद मुलायम किसी भी काम के लिए कहा करते थे कि अमर सिंह को कह दूंगा, काम हो जाएगा। जरूरतों से बात ग्लैमर और बॉलीवुड तक पहुंच गई। फिल्म, ग्लैमर, पॉलिटिक्स का कॉकटेल बनने से समाजवादी पार्टी में कॉर्पोरेट समाजवाद का युग आ गया। मोहन सिंह और जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी हाशिए पर चले गए। बिपाशा बसु से अमर सिंह की कथित बातचीत से उनकी शख्सियत का नया पहलू सामने आया। उधर माली तंगी से गुजर रहे अमिताभ बच्चन के भी संकट मोचक बन गए अमर सिंह। भौजाई जया बच्चन और जया प्रदा को तो पार्टी में ही ले आए। भौजाई ने अमर को सपा से निकाले जाने पर पार्टी नहीं छोड़ी, तो देवर अमर आज भी अमिताभ भैया और जया भौजाई से अपनी नाराजगी आए दिन जताते हैं। वहीं जया प्रदा का साथ उन्हें बहुत रास आया। एक जरूर है, ठीक ठाक देखने में थी, कुछ हीरोइन थी तो भाग गई इधर उधर। तू धोखा दिया उसने, अब वो धोखा देगी, लेकिन अब वो पार्टी तो छोड़ नहीं पा रही। अलग बैठती, पार्टी छोड़ेगी तो सदस्यता चली जाएगी, तो वहां जाकर के बैठती अलग है, जाके वहां लिख के देती नहीं है, स्पीकर को लिख के दे दे कि मैंने पार्टी छोड़ी तो सदस्यता चली जाएगी। ऐसा काम कर रहे हैं। अब हीरोइन को लेकर के आए थे एक साथी, अब वो हीरोइन को ही लेके चले गए इधर उधर। लेकिन वो सदस्य, लेकिन मेंबर समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि अगर वो अलग लिख के दे देगी तो सदस्यता चली जाएगी और दोबारा लड़ेगी तो जमानत जब्त हो जाएगी। जया प्रदा को यूपी में मंत्री पद न दिए जाने पर अमर अखिलेश से नाराज हो गए। मामले ने तूल पकड़ लिया। पार्टी में वापसी के बाद वो अखिलेश सरकार में भी घुसपैठ बनाने लगे। अखिलेश प्रवीर कुमार को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन अमर सिंह ने दीपक सिंघल को चीफ सेक्रेटरी बनवा दिया। लेकिन अखिलेश के राजकाज में दखल में ज्यादा कामयाबी न मिलने पर अमर और शिवपाल करीब आ गए। दोनों में गाढ़ी छनने लगी। दोनों की नजदीकियां इसी से जाहिर हो जाती हैं
कि शिवपाल ने नेताजी की मौजूदगी में अखिलेश को अमर सिंह के पैर की धूल कह डाला। अखिलेश ने अमर सिंह के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उनसे शिवपाल ने भी माइक छीनना शुरू कर दिया। ये झूठ है मुख्यमंत्री झूठ, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया, और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ दोबारा से उठे आय से अधिक मामले में न्याय व्यवस्था को मैनेज करने का दावा किया था। यही नहीं, उनके समर्थक बताते हैं कि दिल्ली में सरकारी बंगला छूटने पर अमर सिंह ने मुलायम को दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में बंगला दिया। लाखों का जेब खर्च देते रहे हैं नेताजी को। हाल ही में उन्होंने अखिलेश को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने ले जाने का दावा भी किया था। अखिलेश की डिंपल से शादी कराने के लिए मुलायम को रजामंद करने का काम भी इन्हीं अमर अंकल ने किया था, लेकिन बड़बोलापन उन पर हावी रहा। मुंह न खोलने की बात कहकर भी अमर इशारों में राज खोलते रहे। जितना मुलायम सिंह मुझे जानते हैं और जितना मैं उनको जानता हूँ, उतना संभवतः न अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल मिलकर उन्हें नहीं जानते। और हमारे घर के लोग हमारे व्यक्तित्व के एक प्रारूप को उतना संभवतः मेरी पत्नी भी नहीं जानती। लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, नैतिकता और मर्यादा के प्रतिकूल होगा अगर हम उन कारणों को प्रकाश डालें। तो कहते हैं भय बिन हो न प्रीति। अमर सिंह से मुलायम के अमर प्रेम से यही जाहिर होता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छी बात तो ये नहीं है। अखिलेश यादव को आज अमर सिंह के विरोध को लेकर मिली लताड़ और फटकार के बाद खून का घूंट पीना पड़ा, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी में अमर सिंह के विरोधियों की तादाद में इजाफा ही हुआ है। आपस में प्रतिद्वंदी माने जाने वाले अबू आजमी और आजम खान अमर सिंह के खिलाफ साथ आ गए हैं। अखिलेश के तेवरों से भी साफ है कि वो अब अमर सिंह को लेकर बिल्कुल समझौता नहीं करने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, गोविंद पंतराजू और ब्रजेश शुक्ला जी। गोविंद जी, जैसा कि हमने इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि मुलायम सिंह की कुछ खास मजबूरियां हैं और जिसका जिक्र हमेशा अमर सिंह करते रहते हैं, आखिर वो मजबूरियां क्या इतनी बड़ी हैं कि पार्टी से एक नेता बड़ा हो गया? देखिए, दोनों के बीच में जो कुछ है, बार बार अमर सिंह ने इस बात को कहा कि मेरे पास बहुत कुछ राज है, अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लोग नंगे हो जाएंगे, बहुत लोगों की कलई खुल जाएगी जी। तो हर कोई जानता है कि दोनों के बीच में इस तरह के संबंध हैं और इस तरह के राज अमर सिंह के पास है। मुलायम सिंह की राजनीति, मुलायम सिंह के व्यक्तिगत जीवन और मुलायम सिंह की जो उनकी जो कमाई है उसको लेकर उन राजाओं को शायद एक दबाव अमर सिंह लगातार उसका बनाए रखते हैं। और दूसरी बात तो जो मुलायम सिंह यादव ने खुद कही कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की, अगर वो नहीं होते तो मैं जेल में होता। और अभी हाल में उन्होंने कहा था कि आज से अधिक संपत्ति वाले मामले में अभी वो मेरी मदद कर रहे हैं, उन्होंने पहले मदद की थी, अभी मेरी मदद कर रहे हैं। तो जो मैनेज करने की काबिलियत अमर सिंह की है, वो शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खासतौर पर मुलायम सिंह यादव को, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति, ऐसा कोई दूसरा दलाल नहीं मिल पाया जो उनके लिए इस तरह के काम कर सकता, इतनी आसानी से कर सकता, इतनी अंतरंगता के साथ कर सकता। नहीं। तो शायद ये वजह है, ये मजबूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू अगर हम देखें, अखिलेश की उनको लेकर नाराजगी, और इतनी ज्यादा नाराजगी कि सिर्फ अमर सिंह के सवाल पर वो अपने पिता से किसी हद तक बगावत करने की बात करें, ये कहीं से समझ में नहीं आती। आज भी जैसे उन्होंने कहा, जिस बात को लेकर विवाद हुआ, माइक छीनने की बात आई एक अखबार को लेकर, तो अखिलेश खुद अपने पर जो कार्टून बने हैं उन कार्टूनों की एक किताब का उन्होंने विमोचन किया है और कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब आपकी आलोचना होती है, जब आपके पर कार्टून बनते हैं। तो अगर किसी अखबार ने ऐसा कुछ लिख दिया तो क्या उससे ये साबित हो गया कि अखिलेश औरंगजेब है और मुलायम शाहजहां है? लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश की जो प्रतिक्रिया है जी गोविंद जी, लेकिन यहाँ एक बात तो समझना जरूरी है। ब्रजेश जी से इसका उत्तर जरूर चाहूंगी। जैसा गोविंद जी आपने कहा कि व्यंग सहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि जो कार्टून बनते हैं, और उस पर अखिलेश ने जिस तरह से कहा कि ये व्यंग है और अच्छा लगता है और निंदक को हमेशा पास रखना चाहिए, ये भी शायद वो समझते होंगे। लेकिन व्यंग और तंज में तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया पे जिस तरह की चीजें छपी और जिस तरह से औरंगजेब कहा गया अखिलेश को, जाहिर सी बात है कि उनसे उनकी नाराजगी होगी। साथ ही इसमें कोई शक नहीं कि अमर सिंह जिस परंपरा की राजनीति करते हैं और जैसी राजनीति करते हैं वह राजनीति बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ब्रजेश जी, यदि अखिलेश यादव अमर सिंह का विरोध कर भी रहे हैं तो आखिर इसमें गलती क्या है? राजश्री जी, ये तंज भी नहीं है जी। ये तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि मुझसे कोई कह दे कि आप अपने माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें जेल खाने में डालना चाहते हैं, उनकी सुनना नहीं चाहते, उनको भूखा रखना चाहते हैं, तो वो समाज के सामने ही मौत के समान है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यदि उनको शक है अखिलेश यादव को, और फिर कोई बेटा होता उसको क्रोध होता ही, ये क्रोध वाजिब लगता है। और फिर अमर सिंह के मामले में वो उनका इतिहास इस ढंग से रहा है कि जिसके पीछे बैठ पड़ते हैं उस पे तरह तरह के खड़ंज रचने में उनको माहिर माना जाता है। आप देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। आज तक इन्होंने जो नेकी की एक छोड़ी भी, उसको पूरे संसार में 10 बार, 100 बार, 200 बार व्यंग से, कटुता से, हर किस्म से कहते हैं, संसार को बताते हैं कि मैंने इनका ये किया था। तो उनके पर यदि अखिलेश को नाराजगी है तो स्वाभाविक नाराजगी, यदि उन्होंने इस ढंग से किया है तो कोई होता, समाज में कोई व्यक्ति होता जी, वो इसी तरह नाराज होता जो अखिलेश जिस ढंग से नाराज है जी। बिल्कुल, ये एक सीमा क्रॉस किया है, ये मर्यादा नहीं है, ये अपमानित करने वाली बात है और बिल्कुल इससे ज्यादा बदनामी करने की कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। जी ब्रजेश, लेकिन हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिर अमर सिंह की राजनीति कैसी है, और खासकर समाजवादी पार्टी को लेकर। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी उसके बाद वो लगातार क्या बोलते रहे। मुलायम सिंह और शिवपाल के चहेते अमर सिंह ने कई मौकों पर समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का बड़ा माहौल उड़ाया है। आइए सुनते हैं अमर सिंह और की कुछ मुलायम के बारे में कही गई बातें और कुछ शिवपाल यादव के बारे में कही गई बातें। बलात्कारियों का विशेष ध्यान रखते हैं। मधुमिता कांड में बलात्कार के आरोप में आरोपित अमरबली त्रिपाठी के लिए उन्होंने बयान दिया था कि वो देश के बड़े सेवक हैं। तो मुलायम सिंह जी का ये टेस्ट है, रुचि है, जो जितना ज़्यादा रेप करे, जितना ज़्यादा हत्या करे, जितना बड़ा बाहुबली हो, उसको मुलायम सिंह पसंद करते हैं। और रामपुर तिराहा कांड हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ पर भी महिलाओं के साथ रेप हुआ था, तो बयान आया था, निकलती क्यों है रात में, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सच का, ईमान की नीयत ठीक नहीं। तो मुलायम सिंह के लिए बलात्कार एक छोटी मोटी घटना है, चाहे उत्तराखंड के रामपुर तिराहे पे हो या निठारी में हो। तो उन्होंने कहा बलात्कार तो भाई देखो होगा। तो ये बात थी मुलायम सिंह यादव के बारे में और शिवपाल यादव के बारे में। और अमर सिंह इतना ही नहीं, उन्हें ये भी पता है कि वो आखिर मुलायम सिंह यादव अमर सिंह का विरोध क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण भी अमर सिंह को पता है। देखिए इसका कारण क्या है। मैंने भी एक बार रमाकांत यादव जी के बारे में एक बयान दे दिया, तो मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यादव के विरुद्ध क्षत्रिय को बयान नहीं देना चाहिए। तो मुझे उनके दिमाग का पता है। यदुकुल भूषण जो है वह मेरे विरुद्ध जो 5 पांडव नहीं बोलेंगे, अपने भूतपूर्व सारथी के बारे में। मेरे बारे में कोई क्षत्रिय क्षत्रप चुना जाएगा, बोला जाएगा। जी हाँ, तो यदुकुल जो है वो क्षत्रिय पर कोई आरोप नहीं लगाएगा और इसके पीछे एक खास तरह की सोशल इंजीनियरिंग है जिसकी वजह से मुलायम सिंह ऐसा नहीं करेंगे। और साथ ही अमर सिंह के पास कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुलायम सिंह कभी अमर सिंह को खुलकर उनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। अमर सिंह को इस बात का पूरा इत्मीनान है। अमर सिंह ने सपा का माहौल उड़ाते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह को ठगने वालों ने उन्हें भी ठग लिया। ये सारी बातें तब की हैं जब अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था। यह जो चौधरी चरण सिंह की विरासत है, जो कुछ राजनीतिक ठग घर से ठग कर लेकर भाग गए, उन्होंने उनको भी ठगा और हमको भी ठगा। उधर यदुकुल के इस महाभारत में अखिलेश समर्थक उन्हें अभिमन्यु बता रहे हैं, तो अमर सिंह को शकुनी समझा जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, संकट मोचे की भूमिका के दम पर अमर सिंह ने अपनी समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो आधुनिक भारत की राजनीति बदली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे
मेहमान मौजूद हैं। गोविंद जी, जिस तरह से हमने तमाम चीजें दिखाई, जाहिर सी बात है कि जब अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था और उसके बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही थी, लेकिन आज के जो हालात हैं और आज को जिस तरह से देखा जाए, जैसे कि आपने भी बताया कि समाजवादी पार्टी का अब बदरंग रूप सबके सामने है, तो क्या ये समझा जाए कि अब ये समाजवादी पार्टी का जो ओरिजिनल फॉर्म था वो तो कभी नहीं लौटेगा और आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुद ही, खासकर सपा सुप्रीमो ने खुद ही जिस चीज को बनाया था उस चीज को अब खत्म कर रहे हैं और आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हैं। राजश्री जी, अगर समाजवादी पार्टी का जो युवा तुर्क है और जिसको खास तौर पर अखिलेश समर्थक कह के प्रचारित किया जा रहा है, अगर हम उनकी बात करें, उनका जो तौर तरीका पिछले दिनों में दिखाई दिया है, पिछले 2 दिनों में तो बहुत ज्यादा दिखाई दिया है, वो अगर उसको हम देखें तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से जो उनका लोहिया को लेकर, जो भारत की राजनीति को लेकर, जो भारत के गरीबों को लेकर जिस तरह की भी वो बातें करते थे, जिस तरह की भी सोच थी, वो सोच अब बिल्कुल खत्म हो गई है। अब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गाली देने की भाषा जानते हैं, वो मारपीट की भाषा जानते हैं। आज जिस तरह से पुलिस का प्रबंध करना पड़ा था, इतनी पुलिस तो जो लखनऊ में कर्फ्यू की स्थिति होती है तब जो पुराने शहर का इलाका है वहां पर इतने छोटे इलाके में नहीं तैनात की जाती है। तो इन स्थितियों को देखकर निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि आगे की समाजवादी पार्टी कैसी होने जा रही है। जी बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक बहुत बिल्कुल मैं संक्षिप्त सा उत्तर चाहूंगी आपसे। अखिलेश यादव का भविष्य क्या अब खत्म हो जाएगा? नहीं राजश्री जी, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। अखिलेश यादव का भविष्य नहीं खत्म होगा। वो लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये जो आप घटनाक्रम देख रही हैं वो उसी रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन ये सवाल ये है कि जब चाटुकार लोग घेर लेते हैं, गलत सलाहें दे देते हैं, तो इस तरह थोड़ा दिग्भ्रम हो जाता है। और होता क्या है, राजनीति के यही स्वरूप है कि असली चीज से सामने ना आने दो। इसी कारण ये झगड़ा ज्यादा बढ़ा। लेकिन अखिलेश यादव ने जो अभी तक किया है, कदम उठाए हैं और जिस ढंग से तेवर अपनाए हैं, उससे मुझे उससे नहीं लगता है कि उनके राजनीति कोई खत्म होने वाली है। वो अभी युवा है और आगे राजनीति करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम बात करते हैं कभी एक दूसरे के विरोधी रहे सपा के 2 बड़े मुस्लिम नेताओं की, आजम खान और अबू आजमी की। अब अमर सिंह के खिलाफ ये दोनों ही नेता एकजुट हैं। पार्टी के 2 बड़े मुस्लिम चेहरों की मांग है कि अमर सिंह बेनकाब हो गए हैं और पार्टी में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें पार्टी से बाहर करो और पार्टी अमर सिंह से तमाम नाते तोड़ ले। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमर सिंह के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार क्या किया कि सपा कार्यकर्ता सपा महासचिव के खिलाफ मैदान में उतर आए। अमर सिंह के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है और अब पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी अमर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा के कद्दावर नेता और अमर सिंह के चिरविरोधी मोहम्मद आजम खान ने एक बार फिर अमर सिंह पर जमकर निशाना साधा और सपा में चल रहे घमासान के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार बताया। ये अमर सिंह को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है, क्या मानते हैं? आप नाम लेकर कह रहे हैं, हमने बगैर नाम लिए महसूस किया हमेशा कि ऐसा एक दिन आएगा जरूर। दुखद है बहुत। सर क्राइसिस वाली स्थिति है कि इसे जो समझदार लोग हैं, पार्टी के दूरदर्शी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास था ये दिन आएगा। महाराष्ट्र के सपा नेता और पार्टी का एक और अहम मुस्लिम चेहरा अबू आजमी भी अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आए हैं। अबू आजमी ने पार्टी में चल रही कलह की वजह अमर सिंह को बताया। अबू आजमी ने अमर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमर सिंह की वजह से कितने योग्य नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी। अब अबू आजमी ने विश्वास जताया कि पार्टी नहीं टूटेगी। अमर सिंह जी एक एमएलए जिता नहीं सकते और उसका नेताजी उनको इतना कर रहे हैं। मैं नेताजी से कहूंगा कि नेताजी एक तरफ बेटा है, एक तरफ भाई है, जो आपके एक आवाज पर अगर पैर में चप्पल नहीं है तो चप्पल पहनने का भी इंतजार नहीं करते थे, भागते थे आपके नाम पर। नेताजी प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप एक बार जरा सोचिए, और अगर एक आदमी की वजह से पार्टी खराब हो रही है तो आप पार्टी से ऐसे आदमी को निकालिए जिस आदमी ने पार्टी को बर्बाद किया है। अबू आजमी और आजम खान के सुर का मिलना एक अजूबा ही है। ये वही अबू आजमी है जिन्होंने आजम खान का जया प्रदा का चुनाव लड़ने का विरोध जो आजम खान ने किया था उसके विरोध में वो मुंबई से अपने लोगों के साथ जया प्रदा के जो प्रचार है उसमें हिस्सा लेने गए थे और वो अमर सिंह के साथ भी खड़े रहते थे। लेकिन अब शायद अबू आजमी को भी अमर सिंह का सच उन्हें समझ में आ गया और शायद यही बात है कि आजम खान और अबू आजमी दोनों ही एक सुर में दिख रहे हैं और इसका काफ़ी फर्क पड़ सकता है सपा के उस वोट बैंक पर जिसको लेकर सपा काफ़ी इत्मीनान रखती है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक पर। यूपी में मुलायम परिवार में मचे घमासान के पीछे चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन एक और चेहरा है जो पीछे छुपकर तमाम खेल खेल रही है और वो चेहरा है अखिलेश की सौतेली माँ का। सौतेली सास हैं वो साधना, जो कि बहू डिंपल के बीच की अपनी खटपट को अब सपा के कोहराम के रूप में देख रही हैं। इसी कड़ी में आज मुलायम ने मीटिंग के दौरान अखिलेश को जरूरी सलाह भी दे डाली। कहा कि मां का सम्मान करो। भरी मीटिंग में लाल टोपी लगाए समाजवादियों को अपनी धुर विरोधी पार्टी के चेहरे नरेंद्र मोदी की मिसाल पेश करते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि आपको देश के प्रधानमंत्री से भी कुछ सीखने की जरूरत है। मुलायम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, अपने संघर्ष और दृढ़ इच्छा से वो प्रधानमंत्री बने और वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता और वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। इसका अर्थ साफ था कि मुलायम सिंह यादव समझाना चाहते थे अखिलेश को कि तुम भी अपनी मां की इच्छाओं का सम्मान करो। और इस पूरे लड़ाई में यदि हम देखें तो पूरे ही लड़ाई में मां की एक मुख्य भूमिका है, खासकर साधना जी की मुख्य भूमिका है। कहा यह जा रहा है कि डिंपल यादव से उनकी लड़ाई है और वो अपने बेटे प्रतीक यादव को भी किसी न किसी बड़े ओहदे पर देखना चाहती हैं और इसी का दबाव वो हमेशा मुलायम सिंह यादव पर बना रही हैं और साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि किसी भी तरह से गायत्री प्रजापति जो उनके खास हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं हो। इतने तक तो अखिलेश यादव भी मान गए थे, लेकिन इसके आगे की बात शायद अखिलेश को रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि जिस तरह से कहते हैं रामचरितमानस की एक चौपाई है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ को बालों में सफेदी और चेहरे पर झुर्रियां नजर आई तो उन्होंने राम को राज सौंपने की इच्छा जताई। तभी उनकी एक पत्नी ने जो कैकेयी थी उनको वचन उन्होंने याद कराया और राम को तापस वेश में वन भेजने की मांग की। लगता है समाजवादी पार्टी की रामायण में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह अलग बात है कि यह कलयुग है, इस रामायण में राम को वन गमन मंजूर नहीं और अयोध्या नगरी में ही दोनों तरफ के सियासी सैनिकों ने घमासान मचा दिया। इस घमासान में पर्दे के पीछे की वो बातें भी अब आम हो गई हैं जो आमतौर पर अपने खास लोगों से भी बताई नहीं जाती। लेकिन आज पूरे इस ड्रामे में जो सबसे बुरा रहा वो ये रहा कि आज ही लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आज पूरा दिन राजनीतिक रोमांच से जरूर भरा पूरा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी में पल पल बढ़ते झगड़े की खबरें सुर्खियां भी बनती रहीं। इस फैमिली मेलोड्रामा में कभी बेटे की आंखों में आंसू थे तो कभी पिता भावुक हो गए। लबोलुबाब ये रहा कि निजी एहसानों की कीमत समझने की नसीहत दी गई, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने उनके आगे मुंह न खोलने की हिदायत दी गई। जनता तमाशा बनी रही, तमाशा देखती रही। लोकतंत्र के नाम पर यह तमाशा चलता रहा। तो लोकतंत्र के इस तमाशे के बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया की। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने डीरेका मैदान में वाराणसी को 8 सौगातें दी। डीरेका के खेल मैदान में हुए कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 5 विभागों से जुड़ी 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने सिटी गैस परियोजना का भी शिलान्यास किया। इसका फायदा करीब 12 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई साल बाद हम सेना को ये एहसास दिला सके हैं कि पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 29 सितंबर को काशी वासियों ने छोटी दीपावली मनाई, अब हम बड़ी दीपावली मनाएंगे। हम तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, अपनों के बीच खुशियां बांटेंगे, लेकिन ये तब संभव होता है
जब किसी मां का लाल सीमा पर तैनात होकर के हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को खपा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर रेल परियोजनाओं से जुड़ी कई योजनाओं के पूरा होने पर अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी सरकार है कि शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी। इस सरकार का स्वभाव काम को छोड़ना नहीं है। ये ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करना चाहते हैं। योजनाएं समय सीमा में होनी चाहिए, निर्धारित बजट में होनी चाहिए, हो सके तो समय भी बचना चाहिए, धन भी बचना चाहिए। इतिहास में पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री महोबा भी पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने सूखे के लिए जाने वाले बुंदेलखंड के महोबा में रैली को संबोधित किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 265 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए यूपी की सियासी उठापटक के बीच ये बड़ा मौका था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बुंदेलखंड के सूखे की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की चुनावी नब्ज को टटोलते हुए बुंदेलखंड की दुर्दशा के लिए सपा और बसपा को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा में रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि यहाँ के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। बुंदेलखंड की धरती पर अगर पानी उपलब्ध हो जाए तो यहाँ के किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकते हैं। और अब चलिए देखते हैं तमाम अन्य खबरों को और टॉप 10 खबरों में राजनीतिक खबरों पर एक बार और नजर डालते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने सभी नागरिकों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली उपलब्ध कराए ताकि दुनिया में उचित स्थान हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि महज उच्च जीडीपी दर पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बहरीन के 3 दिन के दौरे की शुरुआत में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक समस्या बताते हुए कहा कि इसके खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कई संरचनात्मक और प्रक्रियागत बदलाव किए हैं और इसकी वजह से देश में थोक भ्रष्टाचार में कमी आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में कांग्रेस उपनेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। आनंद शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हमले एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध है। एलओसी के उस पार सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर अपने बयान के लिए आलोचना झेल रहे रक्षा मंत्री ने कहा है कि स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल अब बंद कर दिया गया है। पर्रिकर ने हेलीकॉप्टर इंजन के रखरखाव की इकाई के शुभारंभ के दौरान ये बात की और कहा कि मैं वादा करता हूं कि किसी भी विवादास्पद मुद्दे की चर्चा नहीं करूंगा। मैंने पहले ही हमला शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी बाल बाल बच गए जब उखरुल हेलीपैड पर कुछ संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हेलीपैड पर वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। इस गोलीबारी में मणिपुर राइफल का एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक चिंगई के सुदूर जिले में विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम वहां पर रुक नहीं पाए और तुरंत वहां से वापस लौट गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित नगर निगम में कूड़ा उठाने पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी नेता ठेकेदारों से मिलकर के कूड़ा उठाने में बड़ा घोटाला कर रहे हैं। आपके मुताबिक ये आरोप एमसीडी विजिलेंस की जांच के आधार पर लगाया गया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर ग्रे हाउंड फोर्स के साथ हुए एनकाउंटर में 23 माओवादी मारे गए हैं और इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दोनों राज्यों की पुलिस टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। कश्मीर में अलगाववादियों के बंद के विरोध में उठ रही दबी आवाज शनिवार को मुखर हो उठी। अनंतनाग में लोग बंद से आजादी की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अलगाववादियों को जमकर कोसते हुए कहा कि इन्होंने कश्मीर को नर्क बना दिया है। आतंकी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद 106 दिनों से लगातार बंद चल रहा है। उदयपुर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान का टायर फट जाने के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 108 यात्री सवार थे। इंडियन नेवी ने दुनिया के सबसे पुराने विमान वाहक पोत INS विराट को 5 दशक की सेवा के बाद भव्य विदाई दी है। विराट को इस साल के अंत में रॉयल नेवी में 27 साल समेत 55 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। नेवी INS विराट को आंध्र प्रदेश सरकार को सौंपने को सहमति मिल गई है और ये इसका इस्तेमाल पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए करेंगे।
और अब एक उद्योग की जगत से बड़ी खबर, साइरस मिस्त्री को टाटा समूह ने चेयरमैन पद से हटा दिया है। रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। नए चेयरमैन के लिए सर्च पैनल का गठन किया गया है। टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया। बिजनेस के दुनिया में एक बड़े घटनाक्रम के तहत साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नामित किया गया है। इस दौरान 5 सदस्य एक खोज समिति नए चेयरमैन की नियुक्ति करेगी। मिस्त्री को नमक से लेकर ट्रक बनाने वाले करीब 100 अरब डॉलर के इस विशाल समूह का नेतृत्व 4 साल पहले सौंपा गया था। साइरस मिस्त्री ने 29 दिसंबर 2012 को रतन टाटा की जगह टाटा समूह की इस होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन का पद संभाला था। समूह की कारोबारी कंपनियों में सीईओ के स्तर पर कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जब साइरस मिस्त्री की ताजपोशी हुई थी तो उस वक्त कंपनी का कारोबार 100 अरब डॉलर के करीब था। बोर्ड ने कंपनी की बागडोर मिस्त्री के हाथों में देते हुए 2022 तक उनके लिए इस कारोबार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया था। लेकिन हाल के वर्षों में टाटा ग्रुप की रफ्तार सुस्त हुई है और उनके कई प्रोजेक्ट गति नहीं पकड़ सके। सूत्रों के मुताबिक साइरस के नेतृत्व में ग्रुप उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रहा था जैसी अपेक्षाएं की गई थी। तो करीब 100 अरब डॉलर के कारोबार के साथ भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह में से एक टाटा समूह का कारोबार पूरी दुनिया में फैला है। समूह के कारोबार में 66% हिस्से का मालिकाना हक अलग चैरिटी द्वारा संभाला जाता है। 1991 में रतन टाटा समूह के मुखिया बने, तब उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। 2009 में रतन टाटा का लंबे समय का सपना तब पूरा हुआ था जब कंपनी ने सबसे सस्ती कार नैनो को बाजार में उतारा था। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनी इस कार की कीमत 1 लाख रुपए थी। हालांकि कार ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। और अब कानून की दुनिया की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा कि विवादों के निपटारे की वैकल्पिक व्यवस्था बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनाए जाने की पहल पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इसी सम्मेलन में न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने सरकार के प्रति तल्खी जाहिर की। भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनाने की कोशिशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विवादों के निपटारे की वैकल्पिक व्यवस्था बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मध्यस्थता कानून के जरिए सभी तरह के कारोबारी विवादों का समाधान निकालना है। मध्यस्थता के जरिए विवादों का निपटारा बहुत आसानी से हो सकता है। इसमें व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए अभी ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। A robust legal framework backed by a vibrant arbitration culture is essential. However, legal reforms can deliver desired results only when there is an effective and efficient dispute resolution mechanism. सम्मेलन में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने एक बार फिर देश में न्याय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव के लिए सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकारी मध्यस्थता केंद्र का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि इसके चलते मध्यस्थता के लिए लोग 5 स्टार होटलों और क्लबों में जाने के लिए मजबूर हैं। India, we have just about one, that too promoted by the government of India, and now with the association of the Supreme Court of India, it is struggling to find its feet. The ICADR was established some 20 years back at a huge investment made by the government of India. That institution handled over a period of 20 years just about 20 cases. उन्होंने देश में मध्यस्थता की कार्रवाई करने वाले संस्थानों की कमी पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि घरेलू विवाद के मध्यस्थता के मामले काफी बढ़ने से कोर्ट पर अधिक बोझ हो गया है। जजों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के फैसलों के संबंध में कानूनी ढांचे पर एक बार फिर नजर डालने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। चलिए अब नजर डालते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की खबरों पर। तो
तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों में पहले से घिरे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब एक और महिला सामने आई है। लॉस एंजल्स में 42 साल के वयस्क फिल्मों के स्टार जेसिका ड्रेक ने कहा है कि करीब 10 साल पहले कैलिफोर्निया के लेक ताहो में वो ट्रंप से मिली थी। उसे उस होटल में ट्रंप ने कमरे में उन्हें बुलाया, जिसके बाद वो अपने कुछ मित्रों के साथ वहां गई, जिसके बाद ड्रेक को कमरे में आने के लिए $10,000 देने की पेशकश की गई, लेकिन ड्रेक ने इनकार कर दिया। ट्रंप का वर्ष 2005 का वीडियो लीक होने के बाद से अब तक 11 महिलाएं उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं। तो ट्रंप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब देश की बात के अंतिम पड़ाव पर आज इतिहास की बात कर लेते हैं। आज इतिहास के पन्नों में 24 अक्टूबर के दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं। आज के दिन देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से है 1914 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और 1946 24 अक्टूबर को पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया था। और 24 अक्टूबर 1991 में हिंदी की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई का निधन हो गया था। और 2004 में ब्राजील ने अंतरिक्ष में पहला सफल रॉकेट परीक्षण किया था। और चलते चलते एक बार फिर से समाजवाद की बात कर लेते हैं। कभी ब्रिटेन के राजनीतिक विज्ञानी हेराल्ड लास्की ने समाजवाद को एक ऐसा टोपी कहा था जिसे कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है। उत्तर प्रदेश में जारी मुलायम सिंह यादव के कुनबे में घमासान को देखते हुए ये बात बिल्कुल सही लग रही है। उत्तर प्रदेश में यादव कुनबे के घमासान से ये तो साफ हो गया है कि वह आदर्श समाजवाद हवा हो गया है और परिवारवाद हावी है। परिवार का ड्रामा जनता भी देख रही है। बहुत संभव है कि जनता इसे देखने के बाद विचारे भी और अपनी ताकत से इसे असल समाजवाद में बदलने की कोशिश करे। लेकिन समाजवाद की राजनीति करने वाली इस पार्टी के ऐसे समाजवाद पर ही कवि गोरखनाथ ने तंज करते हुए कहा था कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो गोरखनाथ की इस कविता को आप सुनिए और सपा के इस तमाशे को समझिए। देश की बात में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाजवाद बबुआ